शांति हैं, काम शुरू करें। बाकी जो बातें हैं क्लास के बाद करेंगे, ठीक? आपका काम हो जाएगा। देखिए इधर हम लोगों ने पिछले सप्ताह में शुरू किए थे इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर, चौथे था ना जी, चौथा है, जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्था। इसमें हम लोगों ने 2 क्लास किया। उसके बाद एक दिन बारिश हो गई, फिर इंडिपेंडेंस डे आ गया तो क्लासेज बंद रहे। सिलेबस थोड़ा सा पीछे है ना, तो समझो कि पूरा पीछे चल रहा है। जो टारगेट था अक्टूबर में ख़त्म करना थोड़ा टफ पड़ रहा है, तब थोड़ा स्पीड में खींचने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है? नहीं तो आप लोगों को डबल क्लास किया जाएगा। ये 2 में से कोई एक काम किया जाएगा। अभी नहीं, अक्टूबर में सुबह क्लास, शाम को क्रैश कोर्स, मतलब शॉर्ट में एकदम बताया जाएगा। वही चीज जो एग्जाम में महत्वपूर्ण है, ठीक? 2 महीना में जितना खिंचाता है खींच लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आज हम लोग तीसरा लेक्चर पाएंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो पढ़ने में अगर बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा मुद्रा बाजार का होता है पढ़ लिए हैं, इसमें जो भी आते हैं वो पढ़ लिए। पूंजी बाजार में क्या क्या होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई है। उसके बाद हम लोगों ने महाजन के बारे में पढ़ लिया। सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, ये सब गैर संस्थागत जो है पढ़ लिए हैं। संस्थागत में भी ये सब नाबार्ड तक हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं। यही हम लोग क्लास खत्म हो गया था। आज का जो चैप्टर है ना, हम लोग को मुख्य रूप से इस पे चलेगा, इस पे वाणिज्य बैंक पर, या वाणिज्यिक बैंक कहो, व्यवसायिक बैंक कहो, ठीक? तो आज हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं? व्यवसायिक बैंक के बारे में, ठीक है? अब व्यवसायिक बैंक में हम लोग क्या पढ़ेंगे सो जानिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्यवसायिक बैंक जो है वो 4 गो काम करता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो 4 कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले वो आप कोई भी राशि जमा करने जा रहे हैं तो राशि को स्वीकार करता है, और उस बैंक के आप कस्टमर हैं तब, आपका उसमें अकाउंट है तब, ठीक? नहीं तो आपका अकाउंट खुलवा करके वो राशि एक्सेप्ट करेगा। दूसरा, आपको ये ऋण देगा यानी लोन देगा। तीसरा काम सामान्य उपयोगिता संबंधी का, उसमें क्या क्या होता है तो ये सारी सुविधाएं आपको देता है, ठीक? और चौथा काम करता है वो एजेंसी से संबंधित, जो कि ये सारी चीजें हैं, ये धर, ठीक? कई बार सवाल ये भी पूछ देता है, जैसे यहाँ से पूछा गया है कि व्यवसायिक बैंक के एजेंसी कार्य क्या है, और इसमें से एक दिया हुआ था ये वाला, और 3 अलग से दे दिया था। जैसे इसमें से दे देगा, उसमें से दे देगा, इसमें से दे देगा। अब आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन होगा, तो अगर ये सब याद रहेगा तब देते हैं, नहीं तो जो एग्जाम में है उतने को ध्यान रखेंगे, बहुत हो जाएगा तो वहां पे उसका जवाब ये वाला हो जाता है, ठीक? तो कुछ उस तरह से टफ सवाल भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग इन सभी को पढ़ेंगे। जमा में अस्थाई जमा का होता है, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा का होगा। फिर ये सारी चीजें ऋण देने वाला में जो अलग अलग है, ये क्या होता है, यात्री चेक, लॉकर, एटीएम, व्यापारी कैसे, एटीएम तो एक बार पढ़ चुके हैं। सब एक एक करके हम लोग यहाँ पे आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग, व्यवसायिक बैंक का पहला काम होता है जमा राशि को स्वीकार करना। हम जो राशि जमा करने जा रहे हैं उसको वो स्वीकार करें। देखिए, तो व्यवसायिक बैंकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना। सबसे पहला काम वो यही करता है, और इसी के बाद होकर बाकी के काम शुरू होता है। अगर हम बैंक में जमा ही ना करें तो बाकी के जो सुविधाएं हैं वो बैंक नहीं दे पाएगा। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण काम या सबसे प्रथम काम कुछ है तो वो क्या है? जो भी उसके ग्राहक है उससे वो मुद्रा प्राप्त करता है, पैसा प्राप्त करता है। हम लोग बैंक में जमा करते तो वो जमा करवाता है। हमने के समाज में बहुत सारे लोग हैं जो, अब हम हैं, तुम हो, हमारे माता पिता, जो भी हैं, हर व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है, काम करके इनकम कमा रहा है, इनकम अपना कर रहा है। उस इनकम का कुछ हिस्सा वो खर्च करता है और कुछ हिस्सा उसका वो भविष्य के लिए बचाता है। जैसे मान लो हम आज 1000 कमाए
तो 800 रुपये हम खर्च कर दिए, कोशिश करेंगे कि 200 रुपये आज हम बचा लें। क्यों बचा लें? भविष्य के लिए, क्योंकि भविष्य में क्या होगा हमको नहीं पता, तो हम अपने भविष्य के लिए जमा करते हैं। अब घर में हम जमा करके रख नहीं सकते हैं, कई सारी वहाँ पे समस्याएं हैं। अब पैसा रखे हुए हैं, मोदी सरकार आया कह दिए कि 500 1000 रुपये का नोट बंद, लेने के देने पड़ जाएगा। पैसा रखे हुए हैं, डकैती घूस हो गया, तब घुस गया चोर, क्या करिएगा? कई सारी समस्याएं हैं। तो इसलिए हम खोजते हैं एक ऐसा जगह जहाँ पे मेरा पैसा हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। सरकार बंद करे, चालू करे, चोरी हो, डकैती हो, हमको लेने देने नहीं, हमारा पैसा सुरक्षित है। और वो काम कौन करता है? बैंक। तो हम लोग पैसा कहाँ जमा करते हैं? बैंक में। प्लस में बैंक हम लोगों को ब्याज भी देती है, तो और फायदा हो जाता है। तो हम लोग अपने इनकम का कुछ हिस्सा बचाते हैं, और बचा करके इसको हम लोग चोरी हो जाने के भय से या फिर हम लोग ब्याज कमाने के लोभ से, जो भी हो, इस उद्देश्य से हम लोग अपने पैसा कहाँ जमा करते हैं? किसी बैंक में। अब अलग अलग बैंक में कर सकते हैं, लेकिन करते हैं हम किसी बैंक में ही। ठीक, बैंक के लिए भी इस तरह का जमा विशेष महत्वपूर्ण होता है। अगर बैंक मान लो ये ना करे तो फिर बैंक चलेगा ही नहीं। आपके पास पैसे नहीं रहेगा, हम आपके पास जमा नहीं करेंगे, तो आप दूसरे को दीजिएगा कैसे? वहीं से तो इनकम कमाता है। हम सब मिलकर इस बैंक में पैसा जमा किए, ये बैंक वाला उस व्यापारी को दे दिया, उस व्यापारी से जो इसको ब्याज आएगा वहीं से पूरा सुविधा को चलाता है। हम यहाँ जमे नहीं करेंगे तो वो कैसे देगी? वहाँ देवे नहीं करेगी तो इसका बैंक चलेगा कैसे? तो बैंक को भी इसकी आवश्यकता है, तो इसलिए वो भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास अपना खाता खुलवाएं, हमारे बैंक का ग्राहक बने, और जितना ज़्यादा हो हमारे यहाँ राशि जमा करें, क्योंकि जिस बैंक के पास जितने ज़्यादा राशि जमा होगा वो बैंक उतना ही बड़ा बनेगा। साथ में वो क्या करता है? यही जमा राशि को वो कर्ज दे करके अपना लाभ का एक हिस्सा अपने पास रखता है, जिससे कि वो अपना काम करेगा, उसमें से कुछ हिस्सा वो आपको भी देता है। हम 100 रुपया इसको दिए, अगला साल बोला कि हम आपको 104 रुपया देंगे, तो 4 रुपया कहाँ से देगी? तो उसको देगी 12 रुपया पर। या अगला साल थोड़ा सा हम 12 रुपया लेंगे, उससे 12 रुपया ली, 8 रुपया अपने रखी, 4 रुपया हमको दी। 8 रुपया में अपना सब जो इसके नीचे काम करने वाले जो लोग हैं, सहायक लोग, उनको देगी। 2 रुपया 4 रुपया अपना बचाएगी। तो इस तरह से इसका इनकम होगा। तो ये बैंक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको भी चाहिए। अब बैंक जो है जमा जो करता है वो 4 प्रकार के पैसा जमा करता है। हम लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं वो इन्हीं चारों में से कोई एक होता है। या तो हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, 5 साल 10 साल के लिए एकदम फिक्स करवा दिए, ठीक, जिसमें हमको ऋण करें ब्याज मिलता है ना जी। 5 साल के पैसा जमा किया, आज 5000 करो, 5 साल बाद हम आपको 10,000 देंगे, ऐसा करके होता ना है। बीच में आपको इमरजेंसी है तो वो निकलवा सकते हैं, फिर उसमें कुछ नियम कंडीशन रहता है, वो आपको मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, तो पहला का होता है फिक्स डिपॉजिट, आपका फिक्स हो गया है। दूसरा है यहाँ पे करेंट डिपॉजिट, इसमें है कि हमको जब मन करेगा हम पैसा डालेंगे, जितना मन उतना, और जब मन करेगा हम अपना निकालेंगे, जितना मन उतना। इसका मतलब ये ना कि अकाउंट से ज्यादा, जितना मेरे अकाउंट में है उसमें से हम कितना भी पैसा निकाल सकते हैं, जितना तुरा करे की इच्छा हो। हाँ 10 लाख होगा, हाँ जी, कैश 10 लाख का 10 करोड़ तू जमा कर सकती है। हाँ तो हाँ, तू करा कितना जमा कर सकते हैं? अब तो ये जाएगी बिना पैन कार्ड के न होगा। अब पैन कार्ड दे के आप काम कीजिए। अब हम मान लो हैं, हमको हर महीने 5 लाख 10 लाख के लेन देन करना बैंक के माध्यम से, तो हमको बैंक स्पेशल सुविधा ना देगी? एक आप गए हैं और आप 200-400 जमा करते हैं, 1000-2000 निकालते हैं, वो वाला है। हम 10 लाख 20 लाख के लेन देन कर रहे हैं सप्ताह में, महीने में, तो हमको वो बैंक, जिस बैंक में मेरा खाता रहेगा वहाँ के मैनेजर वगैरह जो हमको स्पेशल कुछ सुविधा देगा, क्योंकि मेरा लेन देन ज़्यादा है, हमसे उसको ज़्यादा इनकम हो रहा है, तो कुछ विशेष सुविधा देगा। अब 10 लाख 20 लाख के लेन देन करने में रिस्क भी बहुत है, तो अगर विशेष सुविधा हमको ना दे, लाइन में लगे रहे 3 घंटा, ना 10 लाख लेके हम लाइन में लगे रहेंगे, मेरा पैसा तुरंत जमा हो जाएगा। समझिए ये बात है। तो ये होता है जितना जमा कर मन है करिए निकाले।
संचयी जमा में होता है कि आप जमा कर सकते हैं जितना मन उतना, लेकिन निकालने का आपका लिमिट रहता है। आवर्ती जमा में हम लोग जिसे LIC वाला कैसे करवाते हैं, महीने 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 देते जाइए, उस प्रकार के है। अब ये चारों देखो, क्रैश कोर्स में यही कराएंगे तुमको। यहाँ यही बता दिए कि देखो अस्थाई जमा में क्या करते हैं जी, फिक्स डिपॉजिट कर दिए 5 साल 10 साल के लिए, फिक्स है, उसमें आपको ब्याज मिलेगा। चालू जमा में ब्याज नहीं मिलता है, और ये मुख्य रूप से बड़े बड़े व्यापारियों के लिए होता है, समझ गए। और इसमें क्या होगा, आपको जितना मन उतना डालिए, जितना मन उतना निकालिए, इसलिए इसमें ब्याज नहीं मिलता है। संचयी जमा में आपको जमा जितना करना है उतना कीजिए, निकालने की एक लिमिट रहेगी। आवर्ती जमा में आप महीने महीने करके जमा कीजिए, फिर उसके बाद एक बार वो जब पूरा जमा हो जाएगा तो एक बार वो पूरा पैसा देता है, हो गया काम खत्म इसका, समझी। ऐसे होगा तुमको क्रैश कोर्स में। वही चीज यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको बढ़िया समझो। अस्थाई जमा फिक्स डिपॉजिट में क्या किया जाता है, अस्थाई जमा खाते में रुपया एक निश्चित अवधि, जैसे 1 वर्ष के लिए या उससे अधिक, 5 वर्ष 10 वर्ष जितना हो, हम उतने वर्ष के लिए अपना राशि जमा करते हैं। इस निश्चित अवधि के अंदर हम लोगों को साधारणतः यह रकम नहीं निकाली जा सकती है। आमतौर पर हम ये जो अगर मान लो 5 साल के लिए फिक्स करवा दिए तो 5 साल के अंदर हम पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। वो अगर कोई विशेष परिस्थिति आ गई, हमको जरूरी है, तो ये टूटता भी है, उतने दिन का ब्याज व्याज करके आपको मिल जाएगा। हम 5 साल करवाएं, 3 साल बाद हमको तुड़वाने की मजबूरी हो गई, तो 3 साल के हिसाब किताब वो सब करके माइनस प्लस जो भी अपना बैंक के नियम है उसके अनुसार करके और तुमको जो ब्याज बनेगा वो सब तुमको दे देगा। ऐसे सामान्यतः हम इसको साधारणतः नहीं निकाल सकते हैं। इस प्रकार के जमा को हम स्वाधि जमा या अवधि जमा, टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। इस अवधि के अंदर जमा किए गए राशि पर बैंक हम लोगों को ब्याज भी देती है, ऐसा ब्याज जो आपको अट्रैक्ट करे। आकर्षक ब्याज मतलब इतना ब्याज देगा आपको कि आप उस लोभ में फिक्स डिपॉजिट कीजिएगा, समझ गए। और हम कहेंगे कि जीवन में कोशिश करना हमेशा कि अपना अकाउंट पैसा जो है वो सरकारी बैंक में रखें, ठीक, जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। प्राइवेट बैंक से बच के रहो, भाग गया कौन रिस्क लेगा, सरकारी है, सरकार पर पूरा रिस्क है, सहारा लेके भाग गया। अब टटराते रहिए, मिलेगा कि ना मिलेगा वो उम्मीद छोड़ ले रहिए, ठीक। हाँ, मेघा आगे देखिए। दूसरा होता है चालू जमा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें खाते में रुपया जमा करने वाला अपनी इच्छा अनुसार रुपया जमा करता है, ठीक, अपने इच्छा अनुसार कर रहे हैं और फिर अपने इच्छा अनुसार उसमें से हम निकाल रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट में वो नहीं होता है। फिक्स डिपॉजिट में हो गया कि आप 10,000 जमा कर रहे हैं तो 10,000 आपको 5 साल में इतना हम देंगे, फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ अपने इच्छा अनुसार जमा करते हैं, अपने इच्छा अनुसार निकालते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं रहता है, कोई रोक टोक नहीं है। इस तरह के बैंक का, इस तरह के अकाउंट का उपयोग जो है वो खास करके बड़े बड़े जो संस्था हैं या व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो लोग करते हैं, क्योंकि वो लोग फिक्स डिपॉजिट कर ही नहीं सकते हैं, उनको हमेशा पैसे का लेन देन करना होता है। आज पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, शाम तक हो सकता है उससे ज़्यादा भर भी जाएगा। तो वे लोग कौन सा अकाउंट रखते हैं, चालू जमा। अब चालू जमा वाला में इसको मान लो हम पैसा दिए, अभी सांझ ले फिर निकाल लिए, फिर दिए 5 दिन बाद फिर निकाल लिए, ये ऐसे में फायदा कमा पा रही है, इसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो जब इसको फायदा नहीं हो रहा है तो हमको लोन का ब्याज कहाँ से देगी, तो ये हमको ब्याज नहीं देगी। लेकिन वही पैसा हम इसके पास 5 साल के लिए फिक्स कर दे तो ये तो निश्चिंत हो गई कि 5 साल हम इससे पैसा ना मांगेंगे, तो 5 साल ही पैसा दे देगी, उसको ले अब तो हमारा लोन दे, बेची लोन न दे, बार बार लोन ब्याज दे हमको, ठीक, सूद है, सूद दे हमरा, समझ गए। तो ये जो होता है उसके लिए सुविधाजनक होता है बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति के लिए। इसको मांग जमा भी कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट, कभी भी हम मांग सकते हैं, ठीक, समझ गई, खत्म। उसके बाद है तुमको संचयी जमा। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने वाला जब चाहे रुपया जमा कर सकता है। देखो हम उसमें उल्टी बता दिए थे, संचयी जमा में हम क्या बताए थे, हाँ यही तो बताए थे। इसमें क्या होता है, इसमें हम जब चाहें जितना चाहें पैसा हम जमा कर सकते हैं, लेकिन हमको निकालने का लिमिट रहता है कि आप इतना ही निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते, ठीक। तो वो कौन में हो गया, इस वाले में, ठीक।
इसमें चेक की भी सुविधा प्रदान की जाती है। चेक वाला मुख्य रूप से इसी में रहता है, वो सब में भी रहता है, जैसे करेंट वाला में भी चेक से काम हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इसमें चेक से काम होता है। उसके बाद है आवर्ती जमा, जिसको हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के खाते में व्यवसायिक बैंक साधारणतः अपने ग्राहकों से प्रति माह एक निश्चित रकम जमा करने पर एक निश्चित अवधि जैसे 60 महीना यानी 5 साल 6 साल के लिए ग्रहण करता है कि आप 6 साल तक 1,000 रुपया जमा कीजिए अपने अकाउंट में, तब 12,000 हो जाएगा। तो 6 साल करिएगा तब 12 छक्के 72, हम आपको 72,000 के 1 लाख देंगे। आप 6 साल तक 1,000 जमा कीजिए, 6 साल बाद वही हम आपको 1 लाख करके देंगे। तो देखें कि ठीक है, 72,000 के 72,000 जमा हो जाते और सुधो तब मिल जाते 1 लाख हो जाए। कर रही 1,000 तो हर महीने करेला है। अब आप हर महीने 1,000 देते जा रहे हैं, और उसे मान लो यहाँ पे 1,000 अकाउंट है, अब 1,000 आदमी 1,000 रुपया हर महीने जमा कर रहा है, तो 3 गो इस पे जीरो बैठा दो तो 1 2 3 काइन ढाई सेंकड़ा 10,000 लाख 10 लाख, हर महीने उसको कितना इनकम हो गया 10 लाख, यानी महीने में वो 1 करोड़ 20 लाख कमा लिया। महीने में करें साल में, ठीक 1 करोड़ 20 लाख। अब वो 1 करोड़ 20 लाख 5 साल तो तू नहीं मांगेगी, 5 साल तो उसका फिक्स हो गया, क्योंकि 6ठा साल तो 5 साल बाद पूरा होगा, उसके बाद ना तेरा चाहिए। उतना दिन के लिए क्या कर दिया, दे दिया उन्हें किसी व्यापारी को ऋण के रूप में, ठीक। फिर अगला साल 1 करोड़ 20 लाख वो भी दे दिया, वो भी दे दिया, वो भी दे दिया। उसके बाद जब फिक्स हुआ तब तक वो आराम से आपसे ज्यादा पैसा कमा के आपको लौटा भी दिया, हो भी गया। तो ये चीज इसमें किया जाता है, समझ गए। इसमें रकम तो हम जमा करते हैं, रकम जमा करने के बाद यहाँ पे इसमें हमको वो बताया नहीं गया है, लेकिन इसमें हम लोगों को ऋण भी सूद भी मिलता है, ब्याज भी मिलता है, समझ गए। सवाल इस बार पूछा गया था, मॉडल क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित में से किस जमा में ब्याज नहीं मिलता है। तो चालू जमा जो है करेंट अकाउंट जो लेन देन करता है, तो उसमें हम लोगों को कोई भी ब्याज नहीं मिलता है, बाकी तीनों में ब्याज मिलता है। अब उसमें अलग अलग फिक्स डिपॉजिट के अलग नियम है, हर महीने जमा कीजिएगा उसका अलग है, और एक और संचय जमा आप कर रहे हैं तो उसका नियम अलग है, ठीक। अब देखिए इधर दूसरा काम है बैंक का लोन देना, ऋण प्रदान करना, ठीक। व्यवसायिक बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या होता है, ऋण प्रदान करना। बैंक के पास जो रुपया है, जो भी जमा के रूप में आता है, उसका एक निश्चित राशि वो अपने पास रख लेता है। हम बताएं कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद 35% जितना उसका इनकम हुआ है, जमा हुआ है राशि, उसका 35% अपने पास रखता है बैंक। अब बाकी पैसा जो बचा वो किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे देता है, किसी बड़े बड़े व्यवसाय को या हमको आपको, उसको हम लोग भी लोन लेते हैं ना बैंक से, ठीक। अब समूह में आता है 10 लाख आया, 10 लाख कहाँ से आया, हम लोगों ने जो जमा किया था वही आया और हमारे पास है, और वो हमसे लेता है ऋण, दे दिया हमको, अब ऋण के साथ उसको हम चुका रहे हैं, तो वही पैसा फिर बैंक को भी बचत होता है और तुम लोगों को फिर वापस भी कर देता है, ठीक। ये बैंक प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं। मुख्य रूप से ये पैसा वहीं देगा जहां इसको लग रहा है कि मेरा पैसा जो है वो रिकवर हो जाएगा। आप और हम जाइएगा बैंक में तो चप्पल घिस जाएगा, लेकिन लोन पास नहीं होगा। यही आपका गवर्नमेंट जॉब हो जाए फिर बैंक वाला घरे आके आपको लोन देगा, घरे आता है, ठीक। अगर आप या मेरा ये बिजनेस चल जाए, करोड़ों के यहाँ पे इनकम हो रहा है, तो मैनेजर खुद आएगा हमारा पास, हमको उसके पास नहीं जाना है, वो खुद चल के आ जाएगा। सर क्यों आएगा, वो उसको फायदा है हमसे, अगर हम उसके बैंक में जमा करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसको इनकम होगा। तो 50 गो बैंक वाला तो रोज आगे पीछे घूमे, सर मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक में अकाउंट खोला लीजिए सर, ये सुविधा देंगे सर, मेरे में करवा लीजिए सर, ये सुविधा देंगे सर, घूमते रहेगा। और आपके पास इनकम नहीं है तो गड़वे भगा देगा, बाकी का तो छोड़े ना बैंक में तू के ले गार्ड भगा देगा, बाकी से रोज रोज आ जाता है, समझ गए। इसीलिए लोग पैसा के पीछे भाग रहा है। अगर आप ऋण लेते हैं तो बैंक में ऋण के लिए किसकी जरूरत होती है, सबसे पहले साख के। पढ़े पीछे कि बैंक से हमको ऋण लेना है तो कौन कौन चीज की आवश्यकता है। सबसे पहले चाहिए साख, विश्वास।
विश्वास के अलग अलग रूप है, आपका इनकम देख के, आपकी पूंजी देख के, या कुछ आपका संपत्ति जमानत में रख के, जैसे आपका जमीन रख लिया, आप अपना जो भी घर के गहना है जेवरात है उसको रख सकते हैं, कुछ भी रख के और आप वो उसको ले सकते हैं। ठीक। ऋण की रकम प्रायः जमानत के मूल्य से कम होती है। मान लो जैसे हमको इस बोर्ड पे लेना है लोन, तो बोर्ड अगर यहाँ पे दाम इसका 1 लाख है तो हमको 50 से 60 हजार रुपया देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। समझ गई? कम देगा, क्योंकि समय के साथ इसका वैल्यू घटेगा मार्केट में, क्योंकि पुराना हो रहा है, तो वो उसी हिसाब से देगा कि उसका पैसा रिकवर हो जाए, ना कि 1 लाख के तो 1 लाख दे देगा। ये बेचे के टाइम पर इसका दाम ही गिर जाएगा तो उसको नुकसान हो जाएगा, तो पहले ही से आपको कम देगा। क्लियर हुआ? बैंक कैसे कैसे काम करता है, क्लियर हो रहा है? और जैसे बैंक ये हमको है 1 लाख के, हम बैंक में गए कि सर हमको 1 लाख रुपया की आवश्यकता है, हमको दीजिए लोन। बैंक कहेगा हम आपको लोन क्यों दें, किस भरोसे पर दे, साख। तो हम कहें कि चलिए आप मेरे कोचिंग में चेक कर लीजिए, मेरे पास 1 लाख के बोर्ड है, पूंजी है, उसके आधार पे दे दीजिए, कागज बन जाएगा कि बोर्ड सीरियल नंबर सब लिखा जाएगा उस पर कि ये बोर्ड के आधार पर हम लोन दे रहे हैं। तब ये चेक करेगा कि ये जो है किस कंपनी का है, कितना साइज मॉडल है सब, और इसका अभी मार्केट में कितना दाम है। मान लो मार्केट में निकला कि ये जो है वो 1 लाख के है, मान लो 1 लाख सीधे लिखो। अब मान लो 1 लाख की है, आज हम लिए हैं और आज गए लोन लेने, तो 1 लाख में हम लेके आए हैं, तो क्या बैंक हमको 1 लाख रुपया देगी? 1 लाख अगर वो दे दिया, मान लो हम उसको से साल भर के लिए या 6 महीने के लिए या 5 साल जितने दिन के लिए, तो 6 महीने बाद क्या इसका दाम 1 लाख रहेगा? 1 लाख में कोई इसको खरीदेगा? जब 1 लाख में यही खरीदना रहेगा तो मार्केट से नया नहीं खरीद लेगा, यूज किया हुआ क्यों खरीदे? 6 महीना में बिगड़ेगा कि बनेगा, क्या होगा किसको पता है। तो अगर 1 लाख देगा हमको तो उसको क्या हो जाएगा, नुकसान न लगेगा। तो कहेगा कि आपका अगर 1 लाख के है ना तो हम आपको 1 लाख नहीं देंगे, हम आपको देंगे, चलिए हम आपको 60,000 दिए, क्योंकि समय के साथ इसका प्राइस जो है मार्केट में क्या होगा, घटेगा, क्योंकि सेकेंड हैंड हो जाएगा। तो हम आपको 60,000 दिए कि कम से कम इतना में साल भर में बिक जाएगा। ठीक। अब मांगे कि एक पर हम 5 साल ला 1 लाख, तो आओ कम लगा देगा, ले। ठीक। क्लियर हुआ? तो हमेशा जो जमानत में हम रखते हैं, जिसको हम रख रहे हैं, पैसा हमें हमेशा उससे कम मिलता है, इसलिए कि भविष्य में वो उतना देगा सोच के, कम से कम दाम लगाएगा कि साल भर ले हमसे लोन ले रहा है, साल भर बाद ये बोर्ड कम से कम कितना में बिकेगा, तो उसको लगेगा, अंदाजा है कि 40-50 हजार में बिक जाएगा, तो 40 से 50 हजार आपको देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। समझ गए? तो ये होता है, क्योंकि आपका साख उतना ही का है, आपको बैंक को विश्वास उतने के है। अब यहाँ पे लोन भी है, वो मिलता है आपको 5 प्रकार के। जैसे जमा हम लोगों को बैंक करता है 4 प्रकार के अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, उसी तरह से 5 तरीकों से हम लोन ले सकते हैं, जिसमें एक है अल्पकालिक ऋण, कम समय के लिए, नगद साख, ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे, अधिविकर्ष, फिर विनिमय बिलों का भुनना, और उसके बाद है ऋण एवं अग्रिम। अब ये सब क्या होता है करके यहाँ देखो। सबसे पहले अल्पकालिक ऋण क्या होता है? इसमें क्या होता है कि बैंक जो है वो अपने ग्राहक को कम समय के लिए, यानी कि 1 सप्ताह के लिए, महीने, दिन के लिए, इस प्रकार के जो है ना, उतने दिन के लिए ही आपको ऋण के रूप में पैसा देगा, उतने दिन में आपको वापस करना है, तो इतने दिन के लिए भी यहाँ पे पैसा मिलता है। इसको कहते हैं अभियाचित या अल्पकालिक ऋण। समझ गए? एकदम कम समय के लिए। दूसरा है नकद साख। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र, व्यापारिक माल अथवा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देता है। किसी चीज के माध्यम पर बॉन्ड बना के दीजिए, या आप यहाँ पे कोई अपना सामान रख के दीजिए, या कुछ भी करके सिक्योरिटी में कुछ भी रख दीजिए, और उसके आधार पे आप पैसा ले सकते हैं। तो होता है नगद साख के बाद हम दिए और बदले में लिए, कि हमारे घर के गहना है, ये आप रखिए, अब बदले में हमको ऋण दीजिए। तो ऐसे करके वो कौन सा होता है, नगद साख होता है। उसके बाद है अधिविकर्ष। इसमें क्या होता है, जब कोई भी व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को उसके खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है तो उसे अधिविकर्ष की सुविधा कहते हैं। ये सवाल हुआ, पूछा गया है,
तो कृपया करके इसको अपना अंडरलाइन कर लेंगे। परिभाषा कुछ नहीं है, एकदम किताब वाला ही आपको याद रख लेना है, यहां से लेकर के यहां तक। शॉर्ट में बस यही याद रखना है कि हमारे अकाउंट में 1000 है, हम 1000 से ज्यादा पैसा अगर हमको बैंक दे रहा है लोन के रूप में तो क्या हो गया, अधिविकर्ष हो गया। अब इसी को बना के आपको लिखना है कि जब बैंक अपने ग्राहक को जब बैंक अपने ग्राहक को उसकी जमा राशि से अधिक पैसा देता है ऋण के रूप में तो उसे हम अधिविकर्ष कहते हैं। याद रखने के लिए, हमारा भी पैसा है उससे ज्यादा अगर अकाउंट से हम निकाल रहे हैं तो वो अधिविकर्ष है। परिभाषा बनाना है तो इसे बना के लिख दिए, समझ गई, समझी। ये पूछा हुआ है इसलिए इस पे ध्यान रखना। किंतु इस अधिक रकम के लिए बैंक अपने ग्राहक से उचित जमानत भी लेता है, कुछ लेगा, ऐसे नहीं देगा, ठीक। अब जैसे सरकारी नौकरी वाला है या हम प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं तो प्राइवेट वाला कम, सरकारी वाला के ज्यादा वैल्यू होता है, क्या उसका परमानेंट ना है, तो हम नौकरी कर रहे हैं तो हमको जमानत में कुछ नहीं रखना है, हमको मिल जाएगा, क्योंकि उसके अकाउंट में, उसके बैंक में मेरा अकाउंट है, 1 तारीख का पैसा आता है अकाउंट में तो उसको तो पता है कि 1 तारीख क्या आएगा, हम इसका पैसा काट लेंगे, तब जो रखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हम हैं, हम जाए, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, ना गवर्नमेंट है ना प्राइवेट है, तो हमको ऐसे लोन वो नहीं देगा, जमानत के रूप में कुछ ना कुछ वो मांगेगा और जितना मेरे बैंक में जमा है उससे अधिक पैसा वो देगा, ठीक। तो ऐसे करके भी यहाँ पे लोन दिया जाता है, इसे हम अधिविकर्ष कहते हैं। फिर चौथा है आप लोगों को विनिमय बिलों का भुनाना। भुनाना मतलब होता है छूट, ठीक। इसमें देखो क्या होता है, व्यवसायिक बैंक विनिमय बिलों को भुनाकर यानी छूट देकर के भी ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार के ऋण में बैंक बिलों में कुछ कटौती करके बाकी राशि का भुगतान ऋणी को कर देता है। जो भी आप वहां पे जमा वगैरह करेंगे तो उसमें कुछ कटौती करेगा और कटौती करके वो आपको ऋण दे देगा। तो इस तरह की चीज होता है, उसको हम लोग विनिमय बिल छूट कहते हैं या भुनना कहते हैं। इसमें ब्याज थोड़ा सा आप लोग को कटौती दर और ब्याज के दर समान होती है, जो कटाएगा मैं उसमें माइनस करेगा वो और ब्याज को दोनों को लगभग एक समान रखता है, ठीक। और इस तरह की चीजों को हम बहुत कम यूज करते हैं, तो जानकारी भी कम है, जो किया वो समझ में आएगा, जो ना क्यों नया रहता है 2-4 बार पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है तुमको यहाँ पे ऋण एवं अग्रिम, लोन्स एंड एडवांसेज। जब ऋण एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है तो उसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं। कि पहले से निर्धारित समय के लिए अगर आपको लोन दिया जा रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऋण अग्रिम कहते हैं, ठीक। इस प्रकार के ऋण के लिए बैंक उचित जमानत इसमें भी लेता है और ब्याज के दर भी इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसको भी हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। अब हो गया तुमको तीसरा काम। 2 काम हम लोग पढ़ लिए, पहला है जमा करना, बैंक पैसा जमा करवाता है अपने पास, दूसरा वो लोन देता है, जमा में 4 प्रकार के जमा करवाता है, लोन वो 5 प्रकार के देता है। अब तीसरा काम है उसका क्या चीज, समान उपयोगिता संबंधी कार्ड। ये सब बहुत कम यूज होता है, एक आम व्यक्ति इसका उपयोग नहीं करता है। हम लोग मुख्य रूप से जमा राशि वाला में यूज करते हैं और ऋण देने वाले में पहला दूसरा जो है वो सब ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे व्यवसायिक बैंक अन्य बहुत से कार्यों को भी करता है। 2 काम तो ये जमा करना, लोन देना, इसके अलावा और भी कई सारे काम करता है जिसको हम समान उपयोगिता संबंधी कार्य कहते हैं। जैसे कि ये हम लोगों को यात्री चेक उपलब्ध करवाएगा। यात्री चेक बताए थे ना पिछला चैप्टर में, पिछला में, कि मान लो हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो अब मेरा एक यात्री चेक बनेगा। हम हर जगह पैसा लेकर नहीं जा सकते हैं, उसमें एक निश्चित अमाउंट रहता है। अब जहाँ पे वो बैंक की शाखा है वहाँ हम जाके चेक दे देंगे, हमको उतना पैसा निकाल के वो दे देगा। तो उस तरह की सुविधा देता है। साख प्रमाण पत्र जारी करता है, लॉकर की सुविधा देता है। हम अपना गहना है, जो भी जेवरात है, जमीन के कागजात वगैरह हैं, तो ये सब बैंक अपने पास रखती है। आप वहां पे जाकर के जमा कर सकते हैं, लॉकर, उसी को लॉकर कहते हैं। बैंक में वो सुरक्षित है आपका, उसके लिए आपको कुछ राशि भी भुगतान करना पड़ेगा, तो वहां पे आपका वो सुरक्षित रहता है। तो लॉकर की सुविधा, इसके अलावा एटीएम में आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सुविधा। फिर व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े का एकत्रितकरण, जो भी व्यापारिक सूचना चाहिए, कहाँ कितना लेन देन वगैरह जो हुआ, डेटा ये सब तैयार करना है, तो वो सब इसी से होता है।
तो इस तरह के काम करता है। अब इसको भी एक एक करके समझिए। यात्री चेक या साख प्रमाण पत्र जारी करना मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे ये अपने ग्राहकों के लिए साख पत्र या यात्री चेक भी जारी करता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, जिसकी सहायता से व्यापारी विदेशों से भी यहाँ पे अपना सामान आराम से खरीद बिक्री कर सकते हैं उस यात्री चेक के माध्यम से। साख पत्रों को जारी करके आधुनिक बैंक वस्तुओं तथा सेवाओं को विनिमय के आदान प्रदान में सहायता प्रदान किया है। ये एक तरह के साख पत्र है, यानी उधारी पर काम होने वाला। हम चेक दे दिए, आपको चेक दिए हैं, इसका मतलब हम अभी उधारे हैं। तो चेक भंजेगा भी कि नहीं भंजेगा आपको क्या पता, कोई अता पता नहीं है। ठीक, तो आप समझिए बात को। लेकिन यहाँ पे इसके माध्यम से कई सारे खरीद बिक्री आजकल हो रहे हैं। जो भी लेन देन है, मोटा राशि जो होता है, बड़ी बड़ी राशियों को कैसे लेन देन करते हैं हम लोग, चेक के माध्यम से करते हैं। तो एक सुविधा प्रदान किया है। दूसरा लॉकर वाला बता दे, इसमें क्या होता है, हम अपना सोना चांदी जेवर या घर के जो भी आवश्यक कागजात वगैरह हैं वो सब हम यहाँ पे सुरक्षित रखते हैं। उसके लिए हम लोगों को वार्षिक किराया भी देना होता है, यानी साल भर में हमको पैसा जमा करना होता है। जैसे आप घर में वो गार्ड रखेंगे उसको सुरक्षा के लिए, तो उसको पैसा देना पड़ेगा ना जी। तब बैंक में भी आप रखे हुए हैं, तो बैंक उसको रखने से तो कोई फायदा है नहीं, तो आपसे पैसा लेगा वो। आपका हम सुरक्षा करें तो पैसा दीजिए। ठीक, तो ऐसे करके यहाँ पे ये सुविधा भी देता है। एटीएम क्रेडिट कार्ड हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं। आज के टाइम पर इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। इसके माध्यम से हम 24 घंटा लेन देन कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। एटीएम 24 घंटा काम करता है। ठीक, और उससे भी तो आजकल हम लोगों को तो डिजिटल ही आ गया है। फोन पे, व्हाट्सएप पे, पेटीएम, गूगल पे, कई सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम लेन देन कभी भी कहीं भी कर लेते हैं। ठीक, कैश रहे या ना रहे काम हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला सुविधा भी दिया गया है, इसको हम लोग तो ऐसे पढ़े हुए हैं। ठीक, और उसके बाद है आपको व्यापारिक सूचनाएं और आंकड़े। बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण व्यापार संबंधी सूचनाएं और आंकड़े एकत्रित करके अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों पर सलाह भी देता है। आपको कहाँ कितना कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना निकालना है, कितना खर्च करना है, कई सारी चीज़ें को वो सलाह भी देता है। उस सलाह में वो अपना फायदा भी देख के उसको नज़र में रख के वो काम करेगा। ठीक, आगे देखिए एजेंसी संबंधी कार्य, ये इसका चौथा काम है। एजेंसी संबंधी कार्य में क्या है, वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक ग्राहकों को एजेंसी संबंधी भी सेवा दे रहा है। इसके अंतर्गत पहला है तुम लोगों को चेक, बिल, ड्राफ्ट का संकलन, इसके माध्यम से लेन देन करिए। दूसरा है यहाँ पे ब्याज तथा लाभांश का संकलन और वितरण, जो भी ब्याज आया है, लाभ हुआ, उसका लेन देन वाला बात। फिर ब्याज, ऋण की किस्त, बीमे की किस्त का भुगतान, बीमा ये सब करवाने वाला काम करवाता है। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय लेन देन करता है। सिक्योरिटीज के जो भी हम लोग जमा किए हैं तो उसको भी लेन देन करता है। तो मान लो हम गहना या जमीन जमा करके लोन लिए चुकाने में सक्षम ना है तो उसका भी वो क्रय विक्रय करता है, खरीद बिक्री। वो अपना पास थोड़े रखेगा, उसको बेच के, जैसे मान लो इतना लोग इसके पास पैसा जमा किया, हम इसके पास अपना जमीन के कागज रख के इससे हम ले लिए लोन। अब हम लोन इसको चुकाने में सक्षम नहीं है तो अब ये कागज हम रख के चाटेगी। तू लोग तो पैसा मांग रहा है कि हमर दो, तो क्या करेगी, उस जमीन वाले कागजात को नीलाम करेगी। ये जमीन है, दाम लगाइए, जितना दाम में वो बिके वो पैसा फिर ये बैंक ले लेगी। वो ले करके अपना तुम लोगों को मिलेगा, बचा सो अपना ये पर रखेगा। ठीक, तो ऐसे करके ये भी खरीद बिक्री करता है। इसके अलावा ड्राफ्ट और डाक द्वारा भी हम पैसे का लेन देन करते हैं। ड्राफ्ट होता है कि मुख्य रूप से बैंक यूज करता है, बैंक का चेक होता है एक बैंक दूसरे बैंक से। ठीक, तो ये सारी चीज़ों के लिए काम करता है। इसको कहते हैं एजेंसी संबंधी कार्य। हमने LIC वगैरह जो खुलवाते हैं कौन सा है, एजेंसी वाला काम है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे किया जाता है। अब आगे देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक, उसका नाम है सहकारिता और राज्य के विकास में इसकी भूमिका। सहकारिता क्या होता है और राज्य के विकास में इसकी क्या भूमिका है, भारत में सहकारिता के किस प्रकार से विकास हुआ है, उसके बारे में शांति रहो। सहकारी बैंक क्या होता है और स्वयं सहायता समूह के बारे में पढ़ेंगे। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम लोग देखने वाले
हैं, समझ गए लोग। तो ये हम लोगों का नया टॉपिक है, समझो। देखो सबसे पहले सहकारिता कहते किसको हैं? अगर सहकारिता के परिभाषा तुमसे पूछ देवे तो तुमको यही बताना है। इसी के लिए आपको मिलेंगे 7 करोड़ मन ना मिलेगा रे गधा हवा, 2 नंबर मिलेंगे आपको, 2 अंक। अगर आया क्वेश्चन और उसका ये जवाब लिखते हैं तब। देखिए क्या है, सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा से मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए कार्य करते हैं। इसका सिद्धांत है क्या चीज? सब प्रत्येक के लिए, प्रत्येक सब के लिए। समझो सिंपल भाषा में, हम लोग गांव में हैं, बहुत सारे गांव में लोग हैं, और गांव में ज्यादातर जो लोग होते हैं वो कमजोर होते हैं, आर्थिक स्थिति से मुख्य रूप से होते हैं। अकेले कोई भी काम ये आर्थिक रूप से हो तो नहीं कर पाते हैं। तो वहां पे है कि 2 या 2 से अधिक 10, 15 समूह बना लिए गांव के लोग, ठीक। ये ज्यादातर महिलाएं आजकल कर रही है, जिसको स्वयं सहायता समूह कहते हैं। हाँ, जीविका वाला जैसा। तो हम वो दोनों तरह के होता है, हम भी कर सकते हैं, तू भी अपने गांव में बना सकता है। जैसे अपन गांव के हम 10 गो लोग हैं, सुनो समझो बात, 10 गो गांव के लोग हैं, हम 10 जान रहे हैं कि अकेले कोई भी आर्थिक स्थिति में जब हमको काम आएगा तो हम नहीं पूर्ति कर पाएंगे, ठीक। तो कहा कि गांव के 10 लोग अपने मिल गए, वो भी इच्छा से, आपकी इच्छा है तब शामिल होइए, जोर जबरदस्ती नहीं होती है, मिल गए। अब उसमें क्या करना है कि कुछ नियम होते हैं, जैसे कि नियम रहा कि हर सप्ते हम लोग जो कमाते हैं उसमें से 10 रुपया जमा करेंगे, या नियम रहा कि 100 रुपया हम लोग जमा करेंगे। तो मान लो हर सप्ते तुम 100 रुपया जमा कर रहे हो, तो महीने में तुमको 400 जमा करना है। 10 लोग हो तब महीने का कितना हो गया? 4000 हो गया, ठीक। अब ये 4000 हर महीने आ रहा है, तो अगले महीने वो 8 हो जाएगा, उसके बाद 12 ऐसे बढ़ते चले जाएगा, ठीक। अब उसमें एक ही टाइम पर सबको तो काम नहीं लगेगा, रोज तो हम लोगों को पैसा के काम नहीं लगता है, तो पैसा एक जगह इकट्ठा है, हम सभी लोग मिलके 10 लोग अपना इकट्ठा किए। अब मान लो कि ग्रुप में से इस व्यक्ति को कोई काम लग गया 10,000 रुपए का, तो हम लोग 5-6 महीने से जमा किए हुए हैं, 25-30 हजार है, उसमें से 10,000 रुपया हम इसको दे देंगे कि लो, वो भी लोन पर ब्याज लेंगे, लेकिन ब्याज एकदम कम रखेंगे क्योंकि हम ही लोग बनाए हैं, तो कुछ ब्याज है ताकि उसमें सबको फायदा है। नहीं ब्याज रखिएगा तो कहेगा कि हम लें, वो कहेगा हम लें। ब्याज रख दीजिए तो जिसको आवश्यकता होगी वही मांगेगा, फालतू में कहला ब्याज पर पैसा लेगा। तो हमें ब्याज रखा जाता है कि इतना दर से चलेगा, आपको आपकी आवश्यकता है आप यहाँ से लीजिए और धीरे धीरे करके उसको चुकाइए, ब्याज का दर कम रहता है। तो बाहरी किसी को यहाँ पे हाथ जोड़ी करने से, बैंक में कागज पत्र करने से बेहतर है कि वैसे करके हम एक दूसरे की मदद कर लें, ठीक। या मिल के एक बार जमा किए 25-30 हजार हो गया था कि चलो भाई तू इस बार 30 हजार ले लो, ब्याज देना, तुम कोई रोजगार शुरू कर लो, फिर अगली बार हम कर लेंगे, उसके बाद वो कर ले, वो कर लेगा, तो सबके रोजगार भी बढ़ जाएगा और जो लेगा वो उसमें लोन भी चुकाएगा। मतलब मान लो 10 हजार निकाला है तो 100 रुपया सप्ताह में जो जमा करता था वो तो इसको करना ही है, प्लस में उसका लोन भी जमा करना, उसमें रख दिया जाएगा कि कम से कम इतना हर महीने तुमको पैसा देना है, सूद जोड़ के मान लो रख दिए कि तुमको 2000 देना है, हर महीने 2-2 हजार करके 5 महीने में अपन चुकाएगा, तो 2000 वो बोला 100 रुपया साप्ताहिक, ऐसे करके अपना मिला के देगा। आपका कोई सवाल है? बोलिए। हाँ हाँ, 2 महीना में वो 8 हजार हो गया, तीसरा महीने में 12 हजार हो गया, बोलो। हाँ, तो उसमें सिर्फ आपका है, उस समूह में से निकालिएगा तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, ये इसलिए बनाए, हटेगा तब ना। करिए हम समूह में हैं तब पैसा तो हम ही जमा किए हैं, मान लीजिए 10 हजार जमा किए तो 10 हजार में से 2-4 हजार तो हमरे है, तो फिर हमारे से कोई लोन, तो अगर सब यही कहा तो फिर साथे होने का क्या फायदा। वो इसलिए बनाया गया है कि उसमें आप ही की फायदा है। अगर मान लो ये चीज हटा दे कि ब्याज नहीं लगेगा और 10 हजार जैसे जमा होगा
तो हमने है लोभी प्रकृति के आदमी, ठीक। हाँ आदमी है, हाँ आदमी नहीं है, अन्यथा आमदी है, हाँ आमदी है हम लोग। जैसे ही यहाँ 10,000 हुआ, 10 के मन में लोभ समाएगा, 10,000 होइल है, हम निकाल लेते हैं, ब्याज तो देना नहीं है। तो तू कहेगी कि हम, वो कहेगा कि हम, वो कहे हम, वो कहे हम, कौन लेगा? समूह चल पाएगा। लेकिन हम यहाँ का देख लीजिएगा तो 2% हम ब्याज लेंगे, जिसको निकालना है निकालिए, आप निकालिएगा, आपसे भी आप निकालिए। अरे हम ही नियम बनाए हैं, हम ही लोग अपने लिए ही, एकदम लोकतांत्रिक तरीके से काम करता है, ठीक। हम ही लोग, हमन्य के द्वारा, हमन्य के लिए, समूह के लोग ही समूह के द्वारा ही समूह के लिए ही बनाते हैं, ठीक। इससे फायदा है, तभी समूह चल पाएगा। अब तुमको जब 2% यहाँ पे ब्याज देना है तो बिना मतलब के तुम पैसा नहीं निकालोगे, क्योंकि फालतू में तुम निकालोगे या फिर तुमको इसका ब्याज देना पड़ेगा। और कोई भी व्यवस्था चलाने के लिए नियम से ज्यादा जरूरी होता है ईमानदारी। नहीं तो आप नियम बनाते रहिए और उसको आप पालन नहीं कीजिए ईमानदारी से, उसका कोई फायदा नहीं है। आप संविधान में संशोधन करके 1000 नियम बना लीजिए, हम मानने वाले ही नहीं तो क्या फायदा है। तो सबसे बड़ी चीज है आप मानते हैं कि नहीं। आप 10 लोग जुड़े हैं, 10 लोभी प्रकृति के हैं कि ठीक है यहाँ 10,000 हो गया ना, हम 2 रुपये लोन पर ले लेते हैं, फलनामा के 5 रुपये दे देते हैं, हमारा तो फायदा हो जाएगा, तब समूह चलेगा। इस उद्देश्य से आप बनाए थे। आप क्यों बनाए थे? अपनी सहायता के लिए। तो उस उद्देश्य में चलिए तब ये काम करेगा। अभी गांव में जीविका है तो वो आपके मदद के लिए है कि आप निकालिए, अपना रोजगार कीजिए और ब्याज भरते जाइए, फिर होगा तो उससे ज़्यादा निकलता है, फिर होगा तो उससे और ज़्यादा निकलता है, और आप उसमें निकाल के उन्हें सूद लगा रहे हैं, उन्हें लगा दिए, हाउ काम कर दिए, आप पैसा भर ही नहीं रहे। आप सूद भी लगाए, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसको आप लगाइए, लेकिन आप टाइम से भरिए। तो लगभग जितना भी गांव में समूह होगा नहीं भराता है टाइम से, और टाइम से नहीं भरिएगा यानी आपका साख का हुआ, आपको बैंक को विश्वास नहीं है, साख कमजोर हो जाएगा, तो अगला बार आपको वो लोने नहीं पास करेगा। और अगर टाइम से चुकाते हैं तो 10 की जगह 20 लाख, 20 की जगह 40, 40 के 80 ऐसे पास होते जाएगा। तब जिस दिन मान लो 1 करोड़ रुपया निकलेगा, 10 लोग हैं, एक ऊपर कितना पड़ेगा? 10 लाख पड़ा। क्रेडिट बनाते बनाते अगर यहाँ तक बना दे तब 1 करोड़ रुपया निकला, बैंक आसानी से दे देगा कि चुका देता है। तो एक व्यक्ति पर 10 लाख, 10 लाख में बोलो कितना छोटा मोटा रोजगार तो करेंगे नहीं, 10 लाख में बहुत बड़ा रोजगार हम कर सकते हैं, उसके बाद हजारों में इनकम कमा सकते हैं। तो सुविधाएं अच्छा, लेकिन हम उसको सही से उपयोग नहीं करते हैं। सहकारिता में वही होता है, स्वयं सहायता समूह जैसा, समझ गए? ये क्लियर हुआ? इतना सब एक दूसरे के साथ मिल करके यहाँ पे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। हाँ हाँ, प्राइवेट सरकारी दोनों होता है। अगर सरकार वो नियम लेके आई है कि गांव में समूह बनाइए और करिए, सरकार के तरफ से हो रहा है तो सरकारी है। ऐसे हम लोग मिले, अब सोचे ऐसे एक काम और होता है ये वाला में, जैसे हम लोग 10,000 जमा किए, कहीं कि वो 10,000 में हमने इसमें से कोई के काम नहीं है तो क्या करल जाए? एक काम करिए, ज्वाइंट खाता खुलवा लेते हैं सहायता समूह के नाम पर, और पैसा जमा कर देते हैं कहाँ? बैंक में। अब बैंक के दे देंगे, अब बैंक के देते जा रहे हैं तो फिर बैंक भी लोन पास करती है उस पर, वो नियम है, उसको पास करना पड़ेगा। तो फिर आप 10,000 20,000 जमा करते हैं ना, तो उसके जगह वो आपको 1 लाख देगा कि हर महीने तो आप जमा इसमें करते ही हैं, तो आप 1 लाख ले जाइए। तो लोग फिर बैंक में खुला लेता है। तो ऐसे खुलवाए हैं तो प्राइवेट सहायता समूह हो गया। अगर उसमें सरकार के थ्रू खुला गया, सरकार ये योजना लेके आई है कि गाँव गाँव महिलाओं को या पुरुषों को जोड़ के आप खुलवाइए, तो वो सरकारी हो गया। हाँ सरकार लेगा, हाँ हाँ बताइए था क्या भैया? हाँ बढ़िया से बोल। जीविका में पैसा ऐसा लोग जमा करता है तो पैसा सरकार भी थोड़े जाता है, पैसा बैंक के पास रहता है। सरकार कुछ गाइडलाइन बनाता है, निर्देशन जारी करेगा। हाँ खाता, इसे सरकार ये लागू कर देगा कि जितने भी बैंक हैं उनको सहायता समूह वाले को पैसा लोन पर देना होगा, कितना देना होगा, ये सब वो गाइडलाइन जारी कर दिया, वो करेगा। पैसा सरकार रख के अपना भी क्या करेगी? वो पैसा जो आप लोग जमा कर रहे हैं वो बैंक के पास रहता है, बैंक उसको दूसरे दूसरे को देता है। बैंक के पैसा सरकार के पास जाता ही नहीं है, बैंक वाला अपने पास रखता है। अरे वो तो टैक्स दे रहा है, तो टैक्स दे रहा है ना, जीएसटी में तो टैक्स हो गया,
हम टैक्स भरते हैं, हमारा पैसा थोड़े वो रखेगा। पैसा मेरा बैंक के पास है और बैंक भी अपने पास नहीं रखे हुए, वो किसी व्यापारी को दिए हुए हैं, समझ गए। वो अपना कुछ हिस्सा रख लेता है कि अब हम मान लो 10 लाख जमा कर लें, हमारा 4 लाख के काम लग गया तो हम बैंक से ना मांगेंगे। अब बैंक हमें पूरा 10 लाख दूसरे के दे दिया तब मौका पर हमारा काम नहीं देगा, तो हम उस बैंक में खाता रखेंगे। तो इसलिए वो क्या करेगा, 2-4 लाख हमारे अकाउंट वाला पैसा रख ले रहेगा कि इसको कभी भी इमरजेंसी पड़ेगा तो ये पैसा दे देंगे, नहीं होगा तो फिर टाइम ले लेंगे कि टाइम दीजिए, व्यवस्था करके फिर देगा, समझ गई। दूसरे ब्रांच से मंगा के आपको वो पूर्ति कर देगा। पैसा के नाम पर सब देखिए तो कितना बढ़िया से ऐसे बतावा कैसे जमा हो, लोभी आदमी सब देखो इधर। अब देखो सहकारिता के 3 मुख्य रूप से सिद्धांत हैं। पहला है संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, आप अपने इच्छा से उसमें जा सकते हैं, अपने इच्छा से उसमें से निकल सकते हैं, आप पे किसी प्रकार के दबाव नहीं है, ठीक। ये पहला नियम हो गया। दूसरा है तुमको यहाँ पे कि इसका प्रबंधन एवं संचालन जनतंत्रात्मक होता है, यानी इसमें सभी व्यक्ति को एक समान अधिकार मिलता है। भले हम आर्थिक स्थिति में आपसे बेहतर हो, लेकिन संगठन में सभी के नियम एक समान है, सबको बराबर पैसा जमा करना है, सबको निकालने का अधिकार है, सबको उस पर चर्चा करने का, क्योंकि जीविका में और भी कई सारे काम होते हैं साथ में, महिलाओं का मीटिंग, नारी सुरक्षा, कई सारे मीटिंग किया जाता है, शिक्षा कैसे करना है, एक माँ बनने के बाद कैसे बच्चे का पालन पोषण करना है, अपना कैसे करना है, घर गृहस्थी कैसे संभालना है, सारी चीजें उसमें सबको बराबर अधिकार है। यानी कि जो सहायता समूह होता है वो लोकतांत्रिक सिद्धांत पे काम करता है, ये इसका दूसरा नियम है। इसमें किसी भी प्रकार का आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी आधार पे नहीं, ठीक। तीसरा है कि यहाँ पे हम सभी जो जुड़ते हैं वो अपने आर्थिक उद्देश्यों से जुड़ते हैं, और अगर इसमें नैतिक और सामाजिक तत्व भी शामिल है तो बढ़िया है, और ये रहता है। उसमें नैतिकता ईमानदारी भी आपको सिखाई जाती है, और कुछ सामाजिक जिम्मेवारियां भी आपको सिखाई जाती है। अब हम लोग के घर की कई सारी महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, तो एक्स्ट्रा जानकारी आप उनसे ले सकते हैं कि समूह में आप क्या क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे किया जाता है। हाँ, तो जब मीटिंग होता है तो लोग जब नहीं करते हैं, मीटिंग में क्या करे जाए, नाश्ता है वो करे जाए थी ना, मार लगे नाश्ते न मिला है न खैली है, वहाँ नाश्ता के लिए तरफ ले जा रहा है। वहाँ पे कुछ अलग कुछ मुद्दा है जिस पे आपको चर्चा किया जाएगा, आपको उसके बारे में जागरूक किया जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक। तो वहाँ जाना चाहिए। हाँ, और देखिए यहाँ पे में जाके बैठ सकती है, लेकिन आप समूह में नहीं तो तू जाके वहाँ क्या करेगी। यह केवल आर्थिक लाभ कमाने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इससे सामाजिक और नैतिक पहलू को भी ध्यान दिया जाता है। उस चीज में भी लोगों को, चाहे पुरुष का हो या महिला का हो, उनको जागरूक किया जाता है, ठीक। लूट खसोट करके धनवान बनना नहीं, बल्कि आत्म सहायता से एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ना सिखाया जाता है। दूसरे का धन बेईमानी करके लूट के नहीं आगे बढ़ना है, बल्कि नैतिकता रखिए, एक दूसरे का सहयोग करिए और ऐसे आगे बढ़िए और सब मिलजुल के बढ़े। ये सारी चीजें भी यहाँ पे सिखाई जाती है। ये 3 इसके प्रमुख सिद्धांत है, समझ गए। आगे ये भारत में सहकारिता भारत में कब आया, तो देखो पहला इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए आ गया बुआ। बुआ रे, ए बुआ, सहकारिता की शुरुआत भारत में पहला बार हुआ है 1904 में, ठीक है। पहला चीज ये ट्रिक करके रखिए, ठीक। इसी साल यहाँ पे सहकारिता साख समिति विधान या नियम जो कहिए वो बना था देश के लिए। इसके तहत यहाँ पे कोई भी गांव या शहर के 10 व्यक्ति मिल करके अपना सहकारी साख समिति का गठन कर सकता है। उसके बाद जो 1904 में अधिनियम आया, इसके तहत यहाँ पे फिर धीरे धीरे इसमें सुधार किया गया। 1912 में इसमें और सुधार किया गया, क्योंकि हम जब भी शुरू में कोई काम करते हैं तो परफेक्ट नहीं होता है। आप कितना भी माहिर क्यों नहीं, जब आप पहला बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल पहला बार आप करेंगे तो वो परफेक्ट नहीं होगा, वो करते करते ही होता है। नहीं तो आप हमको देखिए, हमको कोचिंग खोले 3 साल हुआ, तो 3 साल पहले और आज में फर्क नहीं है, पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है। आप लोगों को पहला बार जो क्विज कंपटीशन करवाए, कमी था उसमें, अगर नहीं करते 10 साल बाद ही करते तो वो कमी होना ही होना था। अब वो किए तो एहसास हुआ कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो अगला बार उसमें सुधार होगा। वो सुधार करते करते फिर कुछ एहसास होगा कि यहाँ गलत हो रहा है। तो कुछ चीजें हम करते करते ही सीखते हैं। हम पढ़ा तो रहे थे और पहले से, लेकिन पहला बार जब यहाँ पढ़ाने आए, पुराना वाला वीडियो देखेगा हाउ टीवी पर,
आवाज़ ही नहीं निकलता है, इतना फ्रेंकली नहीं बोल पाते हैं, किताब के लाइन को ही अब अकेले क्लास में रहते थे तो किताब वाला लाइन ही बोलते चले गए, बाहर से कोई चीज़ नहीं। अब आज पढ़ा रहे हैं, या मान लो तुनी के 10th जब शुरू किए थे पहली बार बोर्ड में और आज है, और तुम लोग भी जब क्लास अटेंड किया था, दोनों में फ़र्क है कि नहीं है? अब सब नॉर्मल लगता है कि ऐसे चल रहा है। शुरू में थोड़ा सा आप लोग एकदम शांत, हम नहीं एकदम कि चारों क्लास में चुप, कोई हल्ला मत करिए, आवाज़ चल जाती मोबाइल में, शांति से पढ़ो, सर जी आप धीरे धीरे बोलिए। अब है वो सब है, सब फ्रेंकली हो गया, सब एडजस्ट हो गया, ठीक। तो कुछ चीज़ें करते करते होती है। तो सरकार यहाँ पे क्या किया, 1912 में इसमें और सुधार किया और धीरे धीरे इसमें सुधार कर करके लगातार इसमें सुधार करते गया है। 1914 में इसकी प्रगति की समीक्षा की गई, यानी इसको फिर एक बार देखा गया, जांच किया गया कि ये जो हम नियम लाए हैं उससे क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा है कि नुकसान है, तो इसकी समीक्षा की गई, जांच की गई, ठीक। और उसके बाद इसके लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम है मैकलेगन समिति। इसको आप लोग टिक आउट कर लीजिए। और एक चीज़ और कर लीजिए, हम जब देखें तो यहाँ पे 14 नहीं 15 है, ठीक। किताब में कई सारे मिस्टेक हैं। तो मैकलेगन समिति का गठन कब हुआ था? 1915 में। अगर 1915 नहीं रहेगा तो आपको तो 14 करना पड़ेगा, ठीक। ऐसे कहीं भी गूगल वगैरह ये सब सर्च कीजिएगा, कहीं भी देखिएगा तो 15 मिलता है। तो हम बताए हैं कि इस तरह के जब आ जाए तो क्या करना है? 1914, किताब में ना दिख रहा है थोड़ा, ऐसे लिख लीजिए 14-15, ठीक। अभी तक ये सवाल पूछा भी नहीं गया है कि उस आधार पर हम तुमको बताएं। दूसरा सवाल बनेगा कि मैकलेगन समिति किस चीज से संबंधित था? तो ये सहकारी समिति से संबंधित था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ तक क्लियर? आगे ये उसके बाद क्या किया गया कि ये मैकलेगन समिति जब अपना पूरा रिपोर्ट तैयार करके दिया तो उसके बाद ये जो सहकारी समिति है वो केंद्र से हटा करके किसको दे दिया गया? प्रांतीय सरकार यानी राज्य सरकार के हाथों में दे दिया गया। और ये कब दिया गया है? 1919 में। तो ये भी आप टिक कर लीजिए, सवाल पूछा गया है कि सहकारी समितियां जो है वो राज्य सरकार के हाथों में कब गया है? 1919 में ये कर दिया गया। उसके बाद 1929 में आ गया था विश्व आर्थिक मंदी, ठीक। और उसके बाद एक पर लगा दिया गया रोक, पैसा है ये नहीं तो देंगे कहाँ से, मंदी चल रहा था। लेकिन फिर 1935 में यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। याद रखना डेट के साथ, 1 अप्रैल 1935। लेकिन अभी तक डेट ना पूछा है, खाली साल पूछा है। तो 1935 याद रखना, पूरा याद रखना है। तो ये 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ। और इसी के साथ फिर से यहाँ पे एक कृषि शाख विभाग की भी स्थापना की गई। और साथ ही साथ यहाँ पे ये कहो कि फिर से इसकी शुरुआत हुई है। और आज हम लोग इसको प्रचलन में देख रहे हैं, स्वयं सहायता समूह, है ना जी, ठीक। आगे देखिए, सहकारिता समिति के वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति सहकारी बैंक द्वारा होता है। जितने भी सहकारी बैंक है वही इसकी पूर्ति करते हैं, जो हमारे देश में 3 स्तर पर काम करते हैं। इसको याद रखना, किताब में देखो ब्रैकेट करके देवल होगा, देवल है ना, तीनों याद रखना। अगर कभी पूछ दिया जाए कि सहकारी बैंक कितने स्तर पर काम करते हैं तो 3, और 3 कौन कौन है वो याद रखना है। कई बार ऐसे पूछ देता है कि इनमें से कौन त्रिस्तरीय है, तुमको दे दिया कि पंचायती राज, ठीक, जैसे तुमको दे दिया बोला नगर पालिका दे दिया, सहकारी समिति दे दिया, या और भी जो भी है 3 स्तर पे काम करने वाला दे दिया। नीचे इनमें से सभी दे दिया, या मान लो 2 को दे ले पंचायती राज और 1 दे ले तुमको सहकारिता, फिर दे दिया ए और बी दोनों, फिर इनमें से कोई नहीं। अब कहाँ टिक करिएगा? दोनों में, क्योंकि ये भी 3 स्तर पे काम करता है और वो भी 3 स्तर पे ही काम करता है। अब बोलिए क्या सवाल है? हाँ नहीं, अपना क्षेत्रीय बैंक में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। हाँ तो क्षेत्रीय बैंक तो रही है ना, ये तुमको क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंक में आता है। बैंक ऑफ इंडिया जो है ना यहाँ वो आए नॉर्थ वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक, ओकर एरिया ज़्यादा है, समझा। वहाँ बैंक में जाना ना तो देखना लिखल होगा वहाँ कहाँ कौन कौन गांव के लोग खाता खुलवा सकता है, मतलब मुख्य रूप से, मतलब कहाँ तक वो अधिकार क्षेत्र है। कई बहुत पहले हम बैंक में बहुत कम जाते हैं,
वो जो भीड़ है ना, लाइन फाइन बड़ा, अब कौन कहीं कि बड़का इनकम होते कि वे लेन देन करेला है। बैंक में माइनस में तो पैसा पहुंचा देंगे। जब कोचिंग खोले थे ना तो हमारे अकाउंट में -15 हो गया था। माइनस मतलब कि कटता ना TRF है तो पैसा ही ना तो कटवा कहाँ से, तो माइनस चढ़ा दिया। हाँ डलाएगा तो काट लेता है, तो माइनस तक गए हैं कोचिंग खोलने में, क्योंकि होम ट्यूशन बंद कर दिए तो इनकम ख़त्म। तो माइनस में अब हमेशा 0, 10, 1000 से आगे नहीं जाता है। 500, 200, 400 अगर है हमारे अकाउंट में ज़्यादा, अगर अपडेट करेगा पासबुक ज़्यादा है, इसका मतलब ट्रांसफ़र हुआ है, लगले निकल जाता है। उधर से नहीं आया 10-20 हज़ार, अलग अलग जिसके पास जाना है उसके पास। हम रखबे नहीं करते हैं, रखेंगे 100-200 काट लेगा, काटे से पहले अलवा गिलवा। माइनस में रहे वाला आदमी क्या करे भेजे, लेकिन जाओगे तो लिखा हुआ रहता है कि कहाँ कहाँ के, जैसे चेसी के, चेचौल के, परसा के, नगवा, ये सब जो गांव है ना, सब का उसमें बताया हुआ कि यहाँ के खाता अब है कि ना है हम न बता सकते हैं। खैर समझो इधर, तो 3 स्तर कौन कौन है? सबसे पहले प्राथमिक सहकारी समितियां, फिर है राज्य सहकारी बैंक और फिर है केंद्र सहकारी बैंक। ठीक, ये राज्य स्तर पर काम करेगा, ये केंद्र स्तर पर, ये निचले स्तर पे काम करेगा। समझ गया? अब हमनी के राज्य के विकास में यानी बिहार के विकास में इसका क्या भूमिका है वो देखो। बिहार हमनी के एकदम पिछड़ा हुआ राज्य है, बीमारू राज्य में आता है एकदम नंबर 1 पे। अब पहले के परिस्थिति में सुधार है, हाँ, अब वो उसका कई सारा कारण है, पीछे पढ़ चुका है इकोनॉमिक्स में ही, बिहार के पिछड़ेपन के कारण और उससे निकलने के। अब वो टॉपिक तरफ पढ़े यहाँ हमें, किताब जाके पढ़ लो एक बार फिर से। देखो यहाँ बिहार में एक पिछड़ा राज्य है। ठीक, जब बिहार झारखंड के साथ मिला हुआ था तब स्थिति बेहतर थी, क्योंकि यहाँ पे खनिज था। लेकिन जैसे ही अलग हुआ, पूरा खनिज किसके हाथ चला गया? झारखंड के हिस्से में। तो उस टाइम से परिस्थितियाँ, हाँ, अब वो भी पहले बिहार में था तो ठीक था, अब वहाँ चल गया था हम लोगों को, और स्थिति जो है वो क्या हो गया? खराब हो गया है। सारा प्राकृतिक संपदा जो है वो उसी के पास चला गया है। फलस्वरूप शेष बचे बिहार में क्या? तो एक ही चीज़ हम लोग के पास बस यही बचा, कृषि करने के लिए भूमि, और उसमें भी खेती करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। हम लोग का उत्तर बिहार बाढ़ में ख़त्म हो जाता है तो दक्षिण बिहार सुखाड़ में, व्यवस्था ही नहीं है। ठीक, तो सब मिला के ये कहो कि हम लोग के हालत बदतर है। यहाँ के लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और कृषि भी क्या है? पिछड़ा हुआ है, मानसून पर आधारित है। बारिश हुई, मौसम बढ़िया किया तो खेती होगी, न तक गए। ठीक, तो ये सब है। और कहा जाता है कि बिहार में कृषि करना मतलब प्रकृति के साथ जुआ खेलना। कौन जीतेगा पता नहीं, हम लोग हर वर्ष प्रकृति के साथ जुआ खेलते हैं। ठीक, दांव पर लगाते हैं अपना 1 साल के मेहनत, पैसा, सब कुछ, अपना उम्मीद तक लगा देते हैं कि जीतेंगे, और प्रकृति में और हम में लड़ाई चलती है। कभी प्रकृति बारिश करके हम लोग को बर्बाद कर देता है, तो कभी सुखाड़ करके कर देता है, कभी एकदम फसल तैयार है, आइए बर्फबारी कर दिया, लेस जो फसल खड़ा था सब सूत गया, काम खत्म, एकदम पकने के टाइम सब घटनाएं घटते रहती है। तो कहा जाता है कि बिहार के किसानों का कृषि करना प्रकृति के साथ जुआ खेलना है, और हम वो खेलते हैं हर वर्ष, हार नहीं मानते हैं। ठीक, एक दिन तुम लोग को बोले हैं कि हम लोग के खूने में है, जब भगवान से लड़ जाए तो बाकी कौन है, आवा ना हम रोपम। ये एकदम चिलचिलाल धूप कैले है, धान होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वहीं मोटर चालू करके आरी को ना करके 1 बीघा का है ना खेती करे, हम रोपम। सब में ना रोपम, लेकिन हम रोपम, होवा चाहे मत होवा, पूरा पैसा हमारी मेहनत बेकार हो जाए, बाकी हम रोपबू। तो वो लेवल के हम लोग करते हैं। समझ गए? कृषि हमारे यहाँ के जीविका का आधार है, ये भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, सवाल पूछा गया है, आगे भी और चैप्टर में तुम लोगों को आएगा, पीछे भी तुम लोगों को बता दिए हैं कि बिहार के जीविका का आधार क्या है? कृषि है, ये बोर्ड पूछा भी है। ठीक, आर्थिक कमजोरी होने के बाद भी, तंगी होने के बाद भी बिहार के किसान और मजदूर यहाँ पे अपना पैसा लगाते हैं, खेती करते हैं, क्योंकि मजबूरी भी है और साहस भी है, दोनों चीज़ है। ना करेंगे तो फिर करे का, बड़का फैक्ट्री खोलल है, वही में जाके कमेबा, ये है। अब आगे देखिए, बिहार में विशेष करके ग्रामीण स्तर पर धनकुट्टी, अगरबत्ती, बीड़ी निर्माण, जूता, ईंटा, ये सब बनाने का भी काम होता है।
और इसमें लोगों को भी रोजगार मिल जाता है। ठीक, इसके लिए राज्य स्तरीय सहकारी बैंक से लोन लिया जाता है। ये पागल की तो A to Z की यहाँ नाम लिखे हैं, बुकवा में तो सब लिखल है हैं। ये पागल एकदम हो कि हम यहाँ दूधो खूब तो दूध लिखा, धान गेहूँ में वो लिखा। अरे समझो कि छोटे स्तर पे ये सारे काम भी होते हैं, समझ गई। और इस सब काम में जो पूंजी की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पे राज्य स्तरीय जो सहकारी बैंक है वो पूंजी देने का काम करती है, यानी आपको लोन देगी कि आप रोजगार कीजिए फिर लोन हमको भरिएगा, समझ गए। और यहाँ पे काफ़ी हद तक इसमें गांव में रोजगार को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कई सारे यहाँ पे रोजगार के लिए योजनाएं भी चलाई जा रही है ताकि लोगों का जीवन बेहतर हो, और इसका कुछ धीरे धीरे ही लेकिन अच्छा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। पहले के तुलना में आज हम लोगों की जो जीवन है थोड़ा सा ऊंचा स्तर हुआ है, पहले से थोड़ा बेहतर है, लेकिन इसको और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। बेहतर हुए हैं लेकिन बेहतरीन नहीं हुए हैं। हम लोगों को बेहतर नहीं बेहतरीन होना है, समझ गए। हाँ, विकासशील हैं हम लोग, विकसित नहीं हैं। अब आइए ये स्वयं सहायता समूह, इसमें क्या होता है। स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 व्यक्तियों का एक यथी होता है, समूह होता है। गांव में ज़्यादा देखता होगा तो 10 से 15 रहता है, खूब जाती कहाँ तक 20 तक। और ख़ास करके किसके लिए होता है, महिलाओं के लिए। पुरुष को कम देखा होगा, लेकिन इसमें ये कोई बंधक नहीं है कि पुरुष या महिला की ये खोलेगा वह खोलेगा। इसको कोई भी मतलब ये स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन सकता है। पुरुष अपना मिलकर खोल सकता है, महिलाएं अपना खोल सकती है। इसमें क्या होता है, पूरा कहानी तुम लोगों को अभी बता दिए हैं, पैसा जमा करना निकालना बोला तो वही व्यवस्था है, तो इसको फिर से हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। इससे गांव के भी विकास हो रहा है और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। जब बताओ हमर औरत अगर रहत गलती से हो जाए ब्याह तो क्या कि सही में तो कोई हमारे से ब्याह ना करत। अब वो स्वयं सहायता समूह में जुड़त, मान लो जुड़ गई और 2-4 लाख रुपया अपने नाम पे निकाल के लोन हमको दी है, तो उसको सम्मान करेंगे कि उसको पीटेंगे बेल्ट निकाल के? थोड़ा सा तो सम्मान मिलेगा, क्या कि फिर 2 लाख के जगह 4 लाख निकल वाला है, तो थोड़ा सा उसको फिर फायदा होता है। महिलाओं में थोड़ा कॉन्फिडेंट आता है कि हम घर में आर्थिक रूप से क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तब फिर वह बेल्ट तोरा पर घूम जातो, बेल्ट ना झाड़ुआ बढ़नी कलछुल छोलनी बेलना कटोरा डोभा जौचे सब फेंक के मार दवा, ठीक है। अरे कुछ फेंक के मार देते। अब पहले वाला बात रहा है, बच कर रही है मेरे हारू से। आज ज़्यादा कले वो ड्राम में कसा जेबे आना कहते हो एक दिन एकदम प्यार से कि सुनिए ना, हाँ चलिए ना एक छुट्टी मनाने। कहाँ? ऋषिकेश पहाड़ पर घूमेंगे, फोटो खिंचाएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, एकदम हीरो हीरोइन नियर पोज मार के। तू गेला एकदम शाहरुख खान रही से खड़ा वाला पीछे से 1 लाख। शाहरुख खान से तुरंत स्पाइडरमैन बन जाएगा। धरे के मौका मिलता होता ना, है ना मियाँ? तो ऐसे तू काहे कर रहे हैं, यहाँ मुड़ी डला रहे हैं। और हम लोग अबला नारी से हम लोग अबला नारा हो गए हैं। हाँ हाँ कहूँ पटक देते है ना, तो हम लोग अबला नारा हैं। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा हम लोग के साथ मत कीजिए। बहुत सताए हुए हैं। अरे हम देखे कि चलिए पत्नी है, मान लिए लेके गए, अब हमरा का पता पीछे से साजिश कैले है, ठेलिए देल गिर ही गेली, बाप रे बाप पछली था ना, है ना। हो आज के टाइम में ये जो चल रहा है, तुमको ये 2020-30 के दशक पुरुष समाज बेचारा दहशत में रह रहा है। हमर उम्र के लइकन टेंशन में है, ब्याह करें ना करें, करेंगे। पहले का आदमी था जिम्मेवारी से डरता था। कई सारा केस नहीं यार, तनी मुनी है। पहले एक ही डर था, खाली वही जिम्मेवारी कि जिम्मेवारी बढ़ जाएगा। आज के आदमी के अलग अलग टेंशन है। ड्राम में कसेबा कि पहाड़ पर से ठेलेबा कि दहेज प्रथा में जेल में जाएबा। टेंशन है कि करी की
सब मनाते रहता है कि हे भगवान हमारा बढ़िया दिया, जबकि सबको वह मिला है। सब बाबूनी सब नारद मुनि हो कि सब लगे कि ये सब शंकर जी माथा पर चढ़ के डिस्को डांस कर दे है। इधर देखो ये सब बात खत्म। खैर ये सब मजाक के पात्र है। सब मिला के बात यही है, महिला का सम्मान कीजिए, महिला आपका सम्मान करेगी। ठीक, आप सम्मान, अगर आप अपने पत्नी को लक्ष्मी के दर्जा देते हैं तभी आपको पत्नी विष्णु की दर्जा देगी। ठीक, तो आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करें। वो है जो अगर चाह जाए तो घर को स्वर्ग बना दे, अगर चाह जाए तो आप कितनों अमीर क्यों ना हैं आपका नींद हराम कर नरक की जिंदगी कर देगी। तो कृपया उसके चरण में पड़े रहें, लोग के दिखा के नहीं लेकिन अकेले में जरूर पैर छुएं, पैर दबा दें। ठीक है, हम तो गुलाम। चलिए छोड़िए, इधर आइए। स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म वित्त योजना। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, शहर, जिला में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है और उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, लोन दिया जाता है कि आप अपना रोजगार बढ़ाइए। इससे यहाँ पे छोटे पैमाने पर साख या ऋण की सुविधा प्रदान हो जाती है, आसानी से लोन वगैरह पास हो जाता है। फिर वो पैसा से अपना कुछ रोजी रोजगार करके अपना ठेला लगा के, अब जैसे हमारी कोचिंग खुला है इसमें स्वयं सहायता समूह का योगदान है। ठीक, शुरुआत में जो पैसे की जरूरत था 40-50 हज़ार, ये बेंच वगैरह बनाना, एडवांस वगैरह देना, ये सब तो वहीं से लेके किए हैं। ठीक, फिर ये बोर्ड खरीदना था, हाँ मम्मी ली थी, वो घड़ी मम्मी बेटा आगे बढ़ तो समझी थे कुछ दे, मम्मी पास करवा के दे दी। बोर्ड लेना था तो उस टाइम पे भी था कि चलिए करवा लेते हैं, लेकिन और भी कुछ लोग थे, कई सारे लोग जुड़े रहते हैं तो उन लोग को भी जरूरत था, वो लोग पहले ही करवा लिए थे तब बच्चों नहीं किया पैसा, तब फिर दूसरा तरीका से लिया गया। पैसा की कमी थोड़े है, मन होना चाहिए, क्या जल्दी भाई, है ना। हाँ, अब जहिया से ही ले लिए हमारी जिम्मेवारी बढ़ गया है, क्या कि खरीद के दिए हैं भैया, अगर नहीं कुछ किए तो कहल जाए कि गोतिया ऐसा भाई ना गोतिया ऐसा दुश्मन ना। अगर ये डूबा, ये टॉर्चर होगा घर में, आवारा था आवारा है, रुपया डुबाया था डुबाया है, सुनते रहिए। डर है एगो, सक्सेस तो करना है ना, तब बाप रे बाप तनी धोआए वाला है हम भविष्य में। पीछे से हमारे भाई बहन एकदम जैसे समझो ना कि पिल्लर जैसन खड़ी है, हम लोग गिरे ही नहीं देता है, वो आगे लगल है, वो पीछे लगल है। जहाँ आर्थिक स्थिति से कमजोर हुए उन्हें से कहता कि ई ले, ई फ्री में दे रहा है, उसको उम्मीद है कि भविष्य में कुछ करेगा, नहीं किए तब भाई बहन तो गरियाबा सुन लेम, भाई गरिया सुन लेम, भौजाइयो गरिया तन वो खैर परिवार सुन लेम। जब बहनोई गरिया तन कि साला हमार छोटका निकम्मा है, हम ससुर गरिया तन कि बड़का भाई ठीक है हमरे दामाद निकम्मा है, बाबू का तन कि दू सही निकल गया, छोटके आवारा हो गया, कितना बुरा लगेगा, डर लगता है, समझा। रेस में जितना है तो जितना है। भारत में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत जो है वो तुमको माना जाता है यहाँ से। ठीक, फिर 90 के दशक से इसका और विकास किया गया। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड आया था उसकी शुरुआत की गई और उसके बाद ये स्वयं सहायता समूह पूरे देश में फैल गया है। और स्वयं सहायता समूह आज क्या कर रहा है वो हमको बोलने की जरूरत नहीं, कई बार बोल दिए हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे जो गरीबी के मार झेल रहे थे उनको मदद करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन दुख की बात ये है कि हम इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर ले रहे हैं। अगर सदुपयोग करें तो ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है हमको आगे बढ़ाने का। ठीक, भूमिका में बात करो तो भूमिका भी तुमको बताए हुए कि स्वयं सहायता समूह एक दूसरे के पड़ोसी में 15-20 को लोग मिल के बनाते हैं, अपना बचत के कुछ पैसा इसमें जमा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 25 रुपया रखा गया है कि 100 में से 25 रुपया आपको डालना है। ठीक, 25 से 100 रुपया, तो 25 रुपया 50 रुपया जो भी अपना रखना है रख के, ऐसे ही सब कहानी अभी तुमको हमें बता दिए हैं, वही कहानी यहाँ लिखा हुआ है, वही देना लेना ब्याज वगैरह। ठीक, तो ये सब चीज होता है। कर्ज कुछ समय के लिए आपको मिलता है कि इतने समय में आप चुका दीजिएगा लोन के साथ। इससे क्या होता है कि आप पैसा लेके अपना रोजगार वगैरह ये सब कर सकते हैं। ये सब हम तुमको बताए हुए हैं। जैसे मान लो अभी हमारा खेती करना है तो अपना उस समूह से लेके खेती में लगा दिए, फिर उत्पादन होगा तो से पैसा से हम क्या करेंगे, सूद समेत
चुका देंगे तो खेती बढ़िया से हमारा हो गया ना, ना हुआ तब आप भरिए कहाँ से भरिएगा। अब न तो तोरा नहीं हुआ तो वो 10 गो के तो नहीं हुआ है, सब तो एक जगह के है, परिस्थिति तो सब जान रहा है। तो आप ही मालिक है, आप लोग अपना नियम बनाइए क्या करना है इसमें। ठीक, हम यहाँ अब हमारे कोचिंग में कुछ काम लगा कि चलो ये सामान लेना है, हम स्वयं सहायता समूह से ले लिए। अब यहाँ से कमाएंगे उससे तो उसको देंगे, नहीं कमाएंगे तो आप भरिए, नहीं तो उसका उपाय कीजिए, 10 मिल के क्या करना है उसका। ठीक, समझ गए। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये सारी चीजें जैसे खेती में कर लिए, महिलाएं सिलाई मशीन अपना खरीद ली, घर बनवा लिए, कोई हथकरघा पशु ही खरीद लिए, चलो एगो भैंसिया खरीद लेते हैं, दूध बेचेंगे। ठीक, इनकम बढ़ता है। हम पापा मखनिया दूध में पानी मिलाए, कोई नुकसान है हो, यही है कि आपको फायदा कम करेगा। हाँ, शुद्ध दूध दे देंगे आपको, पचेगा नहीं, गाड़ी बकिएगा। वो फेर में ना कि तू शुद्ध दूध द के हमारे बाबू के दुकान चले तो अनपच करे, एक बाबू सुई लेके पहुंचता, एक बाबू तो सुइये में पानी मिला दे हथिन, तो सीधे नौसे में डाल देथिन, ले आओ कहवावे मरी था, खीसे भर गल कहीं दे ली, बता ही दे ली। आगे देखो, इससे क्या होता है लड़का, इससे हम लोग का इनकम बढ़ता है। उस इनकम के कुछ बचत से हम मान लो हम यहाँ 50,000 लिए, या मान लो हम 2 लाख लेके बोर्ड वगैरह सेटअप पूरा कराए ऑनलाइन के लिए। जब ये करेंगे तो पढ़ाने के लिए हमको व्यवस्था होगी, अपना कोचिंग खोलिए, अब इनकम हुआ, हम चुका दिए। जब 2 लाख चुका देंगे तो ये किसका हो गया, मेरा अपना हो गया। उसने मदद किया, धीरे धीरे करके दे दिए, एक बार नहीं हो पाता, पैसे खर्च हो जाते, धीरे धीरे करके दे दिए। अब चुकने के बाद ये पूरा मेरा अपना पूंजी हो गया, अब किसी को नहीं देना, वो बचत मेरे पास न हुआ तो फिर आगे लेके और थोड़ा बड़ा बना लिए और ज्यादा इनकम हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम ये सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। इसमें तुमको वही था और कहा है। तो इस तरह से देखो तो फायदा ये क्या कर रहा है कि एक तरफ हम लोग ले गांव के महाजन सेठ से लोन, तो पड़ जाता है हम लोगों को क्या, महंगा। ठीक, क्योंकि ऊंचा ब्याज दर पर देता है। उस चीज से बचाने का काम करता है हमको सहकारिता और स्वयं सहायता समूह। हमको ऊंचे दर पर कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है, महाजन सेठ के सामने हमको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। तो उन सब चीजों से हमको क्या करता है, बचाता है। बाकी तो बता ही दिए हैं कि इसके साथ साथ महिलाओं को यहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में, पोषण के बारे में, घरेलू हिंसा ये सब जो है, इन सब से संबंधित मुद्दों पर भी समझाया जाता है, बात किया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है। तो ये सारे के सारे काम ये करते हैं। यही तुम्हारा स्वयं सहायता समूह था। इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो गया।